नमस्कार दोस्तों। आज जो है हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं। ये भाषा विज्ञान जो है बीपीएससी हो, यूपीएससी हो या किसी भी भाषा का जो लिटरेचर का जो ऑप्शनल पेपर है, चाहे वो हिंदी भाषा विज्ञान हो, चाहे इंग्लिश भाषा विज्ञान हो या संसार का कोई भी भाषा विज्ञान हो, ये पढ़ना जरूरी होता है। इसका एक आइडिया होना बहुत ही जरूरी है। इस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं और ये केवल मैथिली के स्टूडेंट के लिए नहीं है। इसलिए ये आप चाहे हिंदी का लिटरेचर रखो, बांग्ला रखो, उड़िया रखो, दुनिया के कोई भी लिटरेचर रखो, भाषा विज्ञान सबका एक ही होता है। लेकिन हम जो अभी भाषा विज्ञान का किताब पढ़ रहे हैं, वो मैथिली में जो लिखा हुआ किताब है, उसको पढ़ रहे हैं। मैथिली ये जो भाषा विज्ञान की किताब है, इंग्लिश में भी अवेलेबल है, हिंदी में भी अवेलेबल है, दुनिया की सारी भाषाओं में भाषा विज्ञान की किताब अवेलेबल है। ये एक विज्ञान है, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री होता है, वैसे ही भाषा भाषा विज्ञान भी है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, मैथिली भाषा विज्ञान, जो मैथिली में लिखा हुआ भाषा विज्ञान है। ऐसा नहीं जो मैथिली के लिए है, ये विज्ञान जो है सब भाषा के लिए समान ही लागू होगा। इसका नियम कानून, केवल बात यह है कि किताब मैथिली में लिखा हुआ है। जैसे हिंदी में फिजिक्स लिखा होता है, जैसे हिंदी में केमिस्ट्री लिखा होता है, वैसे ही है। तो अभी पहले जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने मैथिली बीपीएससी या यूपीएससी, बीपीएससी का ही सिलेबस, यूपीएससी का सिलेबस हमने नहीं डिस्कस किया है, बीपीएससी का सिलेबस डिस्कस कर दिया है। अब उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग भाषा विज्ञान को पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये सबसे ही इम्पोर्टेंट और अंकदायी सब्जेक्ट है, अंकदायी टॉपिक है। इसे डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, आप एक बार समझ लो, एक बार जिंदगी में समझने की जरूरत है, दोबारा समझने की भी कोई दिक्कत नहीं है। एक बार केवल आप कहानी जान लो, आपका काम हो जाएगा, लाइफ भर ये काम देगा। अब चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। जब तक समझ में आ गया कि क्यों पढ़ने जाते हैं इसको, तो भाषा विज्ञान का सबसे पहले डेफिनेशन जान ले। भाषा विज्ञानक सोझ अर्थ अछि भाषाक विज्ञान या विज्ञानक अर्थ अछि विशिष्ट ज्ञान। भाषा विज्ञान का क्या मतलब हुआ? भाषा का विज्ञान। तो कह रहे थे जो भाषा विज्ञान जो है, भाषा विज्ञान के सोझ अर्थ अछि भाषाक विज्ञान और विज्ञानक अर्थ अछि विशिष्ट ज्ञान। तो ये डेफिनेशन हो गया। अही तरह भाषा के विशिष्ट ज्ञान के भाषा विज्ञान कहल जाइत अछि। ये डेफिनेशन कहीं भी आपसे पूछेगा नहीं एग्जाम में, ये जस्ट समझने के लिए है। हाँ, जो मालूम होना चाहिए भाषा विज्ञान क्या होता है। तो भाषा का विज्ञान जो है उसी को भाषा विज्ञान कहते हैं, और विज्ञानक का अर्थ होता है, विज्ञान का अर्थ होता है विशिष्ट ज्ञान। हाँ, और हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ने जा रहे हैं, इतना ही समझिए। डेफिनेशन बता दी, एग्जाम में कहीं नहीं पूछेगा, कभी क्वेश्चन नहीं आएगा जो भाषा विज्ञान क्या होता है। लेकिन हमको ये किताब का बारे में इसलिए पढ़ना है क्योंकि भाषा विज्ञान में ही भाषा का डेफिनेशन अवेलेबल है। भाषा विज्ञान की किताब में ही भाषा की उत्पत्ति, भाषा से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जैसे फिजिक्स की किताब में फिजिक्स से रिलेटेड जैसे ग्रेविटेशन है, ये सब क्वेश्चन आता है। कभी भी जेई में ये नहीं क्वेश्चन आएगा जो फिजिक्स क्या है। फिजिक्स का किताब हमको पढ़ना होता है, लेकिन ये नहीं कभी पूछेगा ना केमिस्ट्री का क्या डेफिनेशन है। लेकिन केमिस्ट्री की किताब से ही कुछ भी पूछता है। उसी तरीके से भाषा विज्ञान का डेफिनेशन हम जान गए, हमें भाषा विज्ञान का डेफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन भाषा विज्ञान की किताब में जो लिखा हुआ बातें है वो जरूर पूछेगा। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं जो भाषा विज्ञान में जो हमको क्या क्या पढ़ना है। नंबर वन पढ़ना है जो भाषा क्या होता है। हाँ, जैसे यहाँ पर हमने क्वेश्चन का कलेक्शन भी किया है, ये देखिए। जो भाषा का परिभाषा, स्वरूप, महत्व और वैशिष्टक परिचय दिया, ये जो है बातें यहाँ पर लिखे। और ये ये सब देखिए कब कब आया है क्वेश्चन में, बीपीएससी में आया। भाषा बोली मंत्र स्पष्ट करित बोलिए भाषा बनबाक कारण उल्लेख करूं, भाषा के परिभाषित करित बोली से भाषा बनबाक कारणक उल्लेख करूं। ये सब यूपीएससी बीपीएससी में आया। तो हम इसी टॉपिक को भाषा विज्ञान की किताब से ढूंढ के पढ़ रहे हैं, ये हमारा काम है, इसलिए भाषा विज्ञान का डेफिनेशन हो गया। अब जो है हम क्या करने जा रहे हैं, भाषा का डेफिनेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। तो भाषा का डेफिनेशन जो है यहाँ से एक किताब से, इस किताब से पढ़ लेते हैं पहले। जो इसमें क्या दिया, ये धीरेन्द्र नाथ मिश्र का किताब है, इसका भी नाम आप नाम जान लीजिए, कभी ढूंढ के पढ़ना होगा तो देख लेंगे। तो उनके अनुसार क्या है, आज जो है हम लोग केवल भाषा का डेफिनेशन पढ़ने जा रहे हैं, और भाषा क्या होता है इतना ही इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
भाष्यते लोक व्यवहाराधीन प्रच्युते या सा भाषा। अब संस्कृत में है, पता नहीं क्या हम सही पढ़े या गलत पढ़े, आपको भी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसका अर्थ क्या दिया है? लोक व्यवहार आदि से प्रयुक्त भाषा भाषा कहबै छै। तै विशिष्ट लोकक वाणी भाषा नहीं थिक, परंतु सर्वसाधारण जनजातिक भाषा मूलतः भाषा कहबै छै। तो जो वाणी केवल दो आदमी के बीच में हो रहा है वो इसको नहीं, सांकेतिक वाणी भी हो सकता है तो उसको भाषा नहीं, तो सर्वसाधारण को समझ में आए उसी को भाषा कहते हैं। स भाषा भाषा विज्ञान के अभिप्रेत है। भाषा शब्द ठीक अत्यंत व्यापक, भाषा का जो शब्द है वो अत्यंत व्यापक है। अब इसको डिफाइन कैसे कर रहा है? एकर विकास, भाषा के विकास संस्कृतक भाष धातु से भेल अछि, जकर अर्थ होइ छै बाजब, किबा कहब। किबा मतलब होता है अथवा। अही में पशु पक्षी के बोली से ल प्रकांड पंडितक भाषा होइ छै। तो बोली, भाषा जो है भाष धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है बाजब अथवा किबा। इसमें पशु पक्षी की बोली से लेकर प्रकांड पंडित तक का भाषा आता है। परंतु भाषा विज्ञान में हम लोग केवल मनुष्य की बोली, मनुष्य की भाषा के डिस्कस करते हैं। परंतु मनुष्य जाहि भाषा का प्रयोग अपन विचार विनिमय क्रम में करे अछि, वो अन्य प्राणिक भाषा से सर्वथा भिन्न थी। भाषा तो कौवा मैना का भी है, भाषा कुत्ते बिल्ली का भी है, लेकिन मनुष्य का जो भाषा है वो दूसरे प्राणी के किसी भाषा से भिन्न है। अही हेतु भाषा विज्ञान के अंतर्गत हम जाहि भाषा का अध्ययन करैत छी ओकर अत्यंत क्षेत्र अत्यंत सीमित अछि। भाषा विज्ञान के अंतर्गत जिस भाषा का हम अध्ययन करते हैं उसका अध्ययन, उसका क्षेत्र बहुत सीमित है। वही में वही सार्थक ध्वनि समूह का स्थान देल जाए जकर अर्थक विश्लेषण भ सके। तो भाषा विज्ञान में उसी भाषा के बारे में डिस्कस करते हैं जिसके अर्थ का विश्लेषण हो सके। अब यहाँ देखिए दो तीन शब्द है, सार्थक ध्वनि समूह। ध्वनि समूह, लिखित भाषा को हम भाषा नहीं बोलते हैं, ये बात समझ जाइए। भाषा विज्ञान में केवल बोल के जो हम लोग भाषा का यूज करते हैं उसी को भाषा बोलते हैं। ये सब नया पेज में आपको दिखाएंगे। तो यहाँ पर हो गया जो भाषा का डेफिनेशन, यहाँ से एकर विकास संस्कृतक भाष धातु से भेल अछि, जकर अर्थ होइ छै बाजब किबा कहब। ये लिख दीजिएगा एग्जाम में, यहाँ से 2 लाइन उठा के। अब इसका एक और डेफिनेशन बताते हैं भाषा का। भाषा का एक और डेफिनेशन आपको ये है, भाषा जो है उच्चरित ध्वनि संकेतक वह व्यवस्था है। ये हिंदी में लिखा हुआ है किताब, लेकिन समझने के लिए हम तो यहां से भी समझ सकते हैं। जो भाषा उच्चरित और व्यक्त ध्वनि संकेतक वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक वर्ग के लोग आपस में विचारों का विनिमय करते हैं। अब ये हो गया, इसको अच्छा समझाने से पहले एक चीज हम आपको बता देते हैं। जब भी हमने बताया ना जो भाषा का कि उच्चरित है और वो लिखित है, पहले भाषा उच्चरित रूप में आया। मैथिली ही या कोई भी भाषा पहले उच्चारण रूप में आता है और लिखित रूप में तो बहुत बाद में आया है। तो भाषा विज्ञान में हम लोग लिखित भाषा का डिस्कशन नहीं करते हैं। इसको देखिए, हाँ एक बार पढ़ लेते हैं। एक प्रश्न और सामने आता है, क्या लिखा हुआ भाषा नहीं होता है? यदि ऐसा हो तो सारा वांग्मय ही समाप्त हो जाए। यदि ऐसा नहीं तो ऊपर दी गई परिभाषा में इस बात को शामिल न करने का क्या कारण है? क्योंकि देखिए जो हम लोग भाषा का डेफिनेशन दिए हैं उसमें क्या, भाषा उच्चरित एवं व्यक्त ध्वनि संकेतक वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक वर्ग के लोग आपस में विचारों का विनिमय करते हैं। उच्चरित और व्यक्त ध्वनि, इसमें लिखने वाला तो बात ही नहीं है। तो अगर हम उच्चारण नहीं कर रहे हैं तो वो भाषा नहीं है। तो जब लिखते हैं तो कुछ उच्चारण तो नहीं करते हैं ना। इसलिए भाषा विज्ञान में जिस भाषा का बात करते हुए केवल उच्चरित है। इसी बात को यहाँ पे अच्छा से समझाया है, हम इसको और डिस्कस कर देते हैं। यदि ऐसा नहीं तो ऊपर दी गई परिभाषा में इस बात को शामिल न करने का क्या कारण है? बात कुछ इस प्रकार है, भाषा के 2 रूप होते हैं, उच्चरित और लिखित। जब हम भाषा की बात करते हैं तो हम अपना ध्यान उच्चरित तक ही सीमित रखते हैं। यही प्रारंभ में विचाराभिव्यक्ति का साधन रहा होगा, क्योंकि शुरुआत में तो भाषा केवल उच्चरित रूप में ही था। जैसे हम लोग बोलते हैं जो ऋग्वेद है या सामवेद है, सब क्या था? उच्चारण, श्रुति था, वो लिखा हुआ नहीं था। एक जो पंडित होते थे वो सुन के दूसरे को सुनाता था, वो याद करके रख लेता था। तो शुरुआत में हमारा भाषा उच्चरित ही था।
लिखित साधन तो बहुत समय पश्चात काम में आने लगा है। एक प्रकार से यह एक गौण साधन है जिसका आश्रय स्थान और समय की दूरी के कारण लेना पड़ता है। तो लिखित भाषा का यूज क्यों करते हैं? स्थान और समय की दूरी के कारण। अगर कोई आदमी मेरे सामने बैठा हुआ हो तो हम उसको लिख के तो नहीं कुछ बोलते, उसके तो उच्चारण करके ही बोलते हैं। तो लिखित भाषा का विकास बहुत समय के बाद आया है। कुछ उच्चरित भाषा में कुछ कमियां थी, उसको दूर करने के लिए, क्योंकि बहुत दूर कोई आदमी तो उसको तो हम उच्चारण करके नहीं बुला सकते हैं, इसलिए यही कह रहा है। अतः भाषा शास्त्र में भाषा पर परिचय करे हुए प्राय उच्चरित भाषा को ही ध्यान में रखा जाता है। तो यही बात कर रहा है, अतः भाषा शास्त्र में भाषा पर विचार करे तो उच्चरित भाषा को ही ध्यान में रखा जाता है। यह एक महत्वपूर्ण बात है और इसको सर्वदा याद रखना चाहिए। यही बात जो है हम यहाँ आपको बताएं, जो यहाँ पर जो धीरेन्द्रनाथ मिश्र का किताब है इसमें भी ये बात को ही दिखाया गया है। देख लेते हैं एक बार। जो भाषा विज्ञान मात्र सार्थक और शब्द निर्माण में सहायक ध्वनिय के भाषा के परिधि के अंतर्गत मानित अछि। ध्वनि क्या, हाँ, लिपि के भाषा के अंतर्गत नहीं मानित है। यहाँ पर लिख रहा है भाषा विज्ञान मात्र सार्थक और शब्द निर्माण में सहायक ध्वनिय के भाषा के परिधि के अंतर्गत मानित अछि। तो यहाँ पर अगर मोटा मोटी समझने का कहा जाए तो जब भाषा विज्ञान में भाषा की बात करते हैं तो हम लोग उच्चरित भाषा की बात करते हैं, लिखित भाषा की बात नहीं करते। यही मोटा मोटी समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। उसी के लिए हम उस हिंदी वाली किताब का भी सहायता लेके आपको दिखा दिया। जो भाषा विज्ञान में जिस भाषा का बात करते हैं वो केवल उच्चरित भाषा है। यहाँ पर धीरेन्द्रनाथ मिश्र जो है 24 विद्वानों के द्वारा भाषा का डेफिनेशन दिए हैं। हमें भी 5-6 विद्वानों के द्वारा दिया गया भाषा के डेफिनेशन को समझना है और लिखना है, ताकि हम एग्जाम में उसको कोट कर सके, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना होगा जो भाषा का डेफिनेशन क्या है। तो इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो है उस डेफिनेशन को हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, उसको हिंदी में भी डिस्कस करेंगे और उसको मैथिली में भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन भाषा का जो विद्वानों के द्वारा, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया उसको समझने से पहले, उसको डिस्कस करने से पहले भाषा के बारे में कुछ और बातें हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो ये हो गया यहाँ पर इस पे इसका जो भाषा केवल उच्चरित के हम लोग भाषा विज्ञान में पढ़ते हैं। भाषा का ये डेफिनेशन भी आप दे सकते हैं, भाषा उच्चरित और व्यक्त ध्वनि संकेतक वह व्यवस्था है जिसके द्वारा एक वर्ग के लोग आपस में विचारों का विनिमय करते हैं। इसको भी समझते हैं, इसमें क्या क्या दिया गया, इसमें क्या क्या बात है। देखिए, एक है ध्वनि, ध्वनि संकेत व्यक्त व्यवस्था एक वर्ग उच्चरित, ये सभी जो है इस पर एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है। इसको डिस्कस करना जरूरी है कि ये ध्वनि ही क्यों, अगर ध्वनि नहीं हो तो भाषा नहीं होगा। संकेत है, हम आम को आम ही क्यों बोलते हैं, वो एक संकेत ही है ना। हम लोग आपस में मान लीजिए ये वस्तु आम है, कोई अगर वो बोले जिसको आम क्यों बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। इसको किताब बोलते हैं तो किताब क्यों बोलते हैं, कोई लॉजिक नहीं है। सदा से बोलते आ रहे हैं, हम लोग जान गए हैं, यही है संकेत। व्यक्त, हमको व्यक्त करना होगा। अब मान लीजिए हम अपने मन में बुदबुदा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो आप सुन ही नहीं पा रहे हैं, तो वो भाषा नहीं कहलाएगा, तो व्यक्त होना चाहिए। व्यवस्था है भाषा का, जिसे हम कहते हैं राम आम खाता है, अब हम कहें राम है खाता, तो ये व्यवस्था के विपरीत हो गया। अगर हम कहें है खाता राम, ये भी नहीं होगा। तो एक भाषा का व्यवस्था होता है जिसको हम व्याकरण के अंतर्गत समझते हैं, तो ये हो गया व्यवस्था। एक वर्ग, जो अब मान लीजिए हमारा हिंदी का ही है भाषा, अब दुनिया का सब आदमी तो नहीं समझ पाएगा ना हमारे हिंदी को। ये हिंदी का जो शब्द है या मैथिली का शब्द है, एक सीमित क्षेत्र का ही आदमी, एक सीमित वर्ग का ही आदमी समझ पाता है, इसलिए उसको एक वर्ग के लिए है उच्चरित उच्चारण करना होगा। हमने आपको बता दिया। जो अगर हमने मन में ही कुछ सोच रहे हैं, जो हम मन में सोच रहे हैं जो वो तो बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, हाँ, और हम उसको उच्चारण नहीं कर रहे हैं, तब तो वो आदमी नहीं सुनेगा। तो वो उच्चरित नहीं है, तो वो विचार होगा, उसको भाषा नहीं कहेंगे। ये डेफिनेशन प्लेटो ने दिया है। प्लेटो का जब हम लोग भाषा का डेफिनेशन पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है विचार और भाषा में क्या अंतर होता है। विचार जो होता है मुख और अध्वन्यात्मक होता है, और वही जब ठोर पे आ जाता है, उच्चरित हो जाता है, तो उसको भाषा कहते हैं। तो ये प्लेटो का जब डेफिनेशन पढ़िएगा
तब और क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 चीजें जो दिया गया है कि भाषा जो है ध्वनि संकेत है, व्यक्त होना होगा, उसका एक व्यवस्था होता है, एक वर्ग के लिए भाषा का यूज करते हैं और उच्चरित होता है। इसी को यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसको एक बार पढ़ लेते हैं हम, ये भी सही रहेगा। इस इनमें प्रायः वे सभी बातें आ जाती है जिनकी और एक से संकेत किया गया। हम ध्वनि संकेत करें, यदि वे व्यक्त तथा स्पष्ट न हो तो भाषा नहीं होगी। अस्पष्ट और व्यक्त भी हो तो व्यवस्था के बिना भाषा नहीं होगी। जैसे बोले ना, एक भाषा को ग्रामेटिकल तरीके से अरेंज करना होगा। व्यवस्था भी हो तो एक वर्ग का होना आवश्यक है, अर्थात दोनों के बीच समझ जाने वाली होनी हो। अब हम लोग चाइनीज, कोई एक आदमी चाइनीज बोल रहा है और एक आदमी चाइनीज पता ही नहीं है, तो भाषा नहीं होगा। दोनों को समझ में आना चाहिए। इसमें ध्वनि संकेतों का उच्चरित होना भी आवश्यक है, उच्चारण करना होगा ध्वनि संकेत का। अब ताली मार के भी ध्वनि निकलता है, पैर पटकने से भी ध्वनि निकलता है, लेकिन उसको हम लोग भाषा के अंतर्गत नहीं लाते हैं। उच्चारण के अवयवों का उपयोग करते हुए ध्वनि निकालना है। उच्चारण का अवयव कौन कौन है? होठ, ये जो है आपका दांत, ये सब मुंह के अंदर में जितने भी अवयव हैं, अंग है, उसका यूज करके ध्वनि निकालना है। पैर पटक के, हाथ मार के नहीं निकालना है। साथ ही यह स्मरण रखें कि यद्यपि विचारों को प्रकाशित करने के अनेक साधन है, उन्हें हम सर्वदा काम में लाते, परंतु भाषा नाम से अभिहित साधन उच्चरित ही होने की अपेक्षा करता है। हम ये पहले भी डिस्कस कर दिए, भाषा उच्चरित होना चाहिए, लिखित नहीं होना चाहिए। यहाँ पे डिस्कस कर दिए उच्चरित और लिखित भाषा का डेफिनेशन में। एक और जो है, ये भाषा का प्रकृति के बारे में ये बाद में डिस्कस करते हैं। पहले 2-4 डेफिनेशन हम लोग याद कर लेते हैं, जो डेफिनेशन हमको एग्जाम में लिखने में बहुत ही हेल्पफुल देगा। भाषा क्या होता है ये आपको बता दिए। अब भाषा का 5-6 डेफिनेशन देखते हैं। भाषा का परिभाषा। अनेकानेक भाषा शास्त्री लोकनि भाषाक शास्त्रीय अर्थ के स्पष्ट करैत ओकर परिभाषा निर्धारित करबाक सफल प्रयास कयलनि अछि। बहुत सारे भाषा शास्त्री लोग जो है भाषा का डेफिनेशन निकालने का कोशिश किया है। एही में भारतीय और पाश्चात्य, प्राचीन और आधुनिक सब वर्गक विद्वतगण छथि, जकरा निम्न रूपे देखल जा सकै छै। अब इसमें कुछ हम लोग फॉरेन जो विद्वान है और कुछ इंडियन विद्वान है, उसका डेफिनेशन देखने जा रहे हैं। अब इसमें देखिए A.H. गार्डनर, हम 5-6 ही विद्वान के डेफिनेशन को अभी डिस्कस करेंगे, जो आप लोग को याद करना है और लिख लेना है। तो पहला है A.H. गार्डनर। द कॉमन डेफिनेशन ऑफ ए स्पीच इज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सिंबल्स फॉर एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। ये हो गया। अब ये तो आपको इंग्लिश में लिखा है, अब ये 2 आखिर किताब में हम इसको मैथिली में ढूंढ लेते हैं ताकि हम इसको याद कर सके। हाँ, अब देखिए A.H. गार्डनर का कहाँ पर है। विचारक अभिव्यक्तिक लेल व्यक्त ध्वनि समूहक व्यवहार के भाषा कहल जाइत अछि। विचारक अभिव्यक्ति लेल व्यक्त ध्वनि समूहक व्यवहार के भाषा कहल जाइत अछि। ये है A.H. गार्डनर। यहाँ देखो A.A. गार्डनर लिख दिया है, ये गलत इस किताब में लिखा हुआ है। इसलिए ऐसा नहीं जो किताब में गलत नहीं होता है, 2 आखिर में बहुत चीज गलत आपको दिख जाएगा और हम आपको दिखाएंगे। ये क्या दिया है? A.A. गार्डनर दिया है, लेकिन एक्चुअल नाम क्या है? A.H. गार्डनर। अपने पुस्तक स्पीच और लैंग्वेज में कहने छथि, द कॉमन डेफिनेशन ऑफ स्पीच एज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सिंबल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। तो अभी पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर याद करने का ट्रिक हम बताएंगे कैसे इसको याद करना है, क्योंकि जो सब विद्वान है उस सबका डेफिनेशन बहुत हद तक मिलता जुलता है। पहले डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको याद करने का ट्रिक भी देखेंगे। विचारक अभिव्यक्ति के लेल व्यक्त ध्वनि समूह व्यवहार के भाषा कहल जाइत अछि। देखिए क्या है, विचारक अभिव्यक्ति के लेल व्यक्त ध्वनि समूहक व्यवहार के भाषा कहल जाइत अछि। ए गार्डनर लिख दिया, ऐसा नहीं, इसका एक्चुअल नाम है A.H. गार्डनर। A.H. गार्डनर कॉमन डेफिनेशन ऑफ स्पीच इज द यूज ऑफ आर्टिकुलेट साउंड सिंबल्स फॉर द एक्सप्रेशन ऑफ थॉट। अब यही जो डेफिनेशन है, अब देखिए कुछ जो नोट्स है अवेलेबल मार्केट में, उसमें भी देखिए क्या लिखा है। भाषा शास्त्री A.H. गार्डनर का डेफिनेशन क्या है? भाषा मनुखक विचार तथा भावक अभिव्यक्तिक माध्यम होती है। देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है, भाषा विचारक और भावक अभिव्यक्तिक माध्यम होते हैं। और यहाँ पर हमने क्या अभी डेफिनेशन देखा है,
विचारक अभिव्यक्तिक लेल व्यक्त ध्वनि समूहक व्यवहार के, विचारक अभिव्यक्तिक लेल व्यक्त ध्वनि समूहक व्यवहार के भाषा कहल जाइत अछि। विचारक अभिव्यक्तिक लेल व्यक्त ध्वनि संकेतक व्यवहार के, विचारक अभिव्यक्तिक लेल व्यक्त ध्वनि समूहक व्यवहार के। तो यहाँ जो इस नोट्स में है वो डेफिनेशन थोड़ा सा उल्टा पुल्टा है, आपको जो याद रखना है ये वाला डेफिनेशन याद रखना है। विचारक अभिव्यक्तिक लेल व्यक्त ध्वनि समूहक व्यवहार के भाषा कहल जाइत अछि। अब दूसरा डेफिनेशन देखिए, प्रोफेसर देवेंद्र नाथ, जकरा माध्यम से मनुष्य अपन विचारक विनिमय अथवा सहयोग करैत अछि, जकरा माध्यम से मनुष्य अपन विचारक विनिमय तथा सहयोग करते हैं, ये हो गया देवेंद्रनाथ शर्मा, ये नोट्स में लिखा हुआ। अब इसमें देखिए क्या है देवेंद्रनाथ शर्मा का लिखा हुआ, इसमें देखिए क्या है देवेंद्रनाथ शर्मा का, उच्चरित ध्वनि संकेतक सहायता से भाव या विचारक पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा थी। देखिए कितना डिफरेंट नोट्स और बुक में, उच्चरित ध्वनि संकेतक सहायता से भाव या विचारक पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा, उच्चरित ध्वनि संकेतक सहायता से भाव या विचारक पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा ठीक। और इसमें क्या लिखा है, जकरा माध्यम से मनुष्य अपन विचारक विनिमय, मनु भाषा मनुष्य विचार करते हैं। तो ये भी जो डेफिनेशन है नोट्स वाला बहुत ही उल्टा पुल्टा डेफिनेशन है। आपको देवेंद्रनाथ शर्मा का याद रखना है, उच्चरित ध्वनि संकेतक माध्यम से सहायता से भाव या विचारक पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा ठीक, ये डेफिनेशन हो गया देवेंद्रनाथ शर्मा का। एक और स्वेट महोदय का, ध्वन्यात्मक शब्द सभक द्वारा विचार सबके प्रकट करबाक माध्यम भाषा अछि, ये डेफिनेशन इस किताब का, इस नोट्स का सही है। और यहीं पर है स्वेट महोदय का भी, ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचार के प्रकट करब स्या भाषा ठीक, ये सही है। ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचार के प्रकट करब स्या भाषा ठीक, यही है। ध्वन्यात्मक शब्द सभक द्वारा विचार सबके प्रकट करबाक माध्यम भाषा अछि, मिला जुला नहीं 100% लेकिन 50% सही है, स्वेट महोदय का यही था। तो ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचार के प्रकट करब स्या भाषा ठीक। अब नेक्स्ट डेफिनेशन हम लोग देखने जा रहे हैं प्लेटो के द्वारा। नोट्स में क्या लिखा है, जखन विचार ध्वन्यात्मक माध्यम से भ के ओठ पर प्रकट होइत अछि तखन ओकरा भाषा कहल जाइत अछि। ये डेफिनेशन सबसे अच्छा इस किताब में दिया गया है। ये देखिए यहाँ पर प्लेटो के द्वारा क्या दिया गया है, विचार आत्माक मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत अछि, किंतु वह जखन ध्वन्यात्मक भ मुंह से प्रकट होइत छै तो ओकरा भाषा के संज्ञा देल जाय। इसमें क्या कह रहा है जो प्लेटो, जो विचार जो है आत्मा का मुख और अध्वन्यात्मक बातचीत है, जो हम विचार कर रहे हैं अपने मन में वो तो कोई सुन नहीं पा रहा है। तो प्लेटो ने पहले विचार का डेफिनेशन दिया और विचार का डेफिनेशन देने के बाद बताया जो भाषा क्या होता है। तो विचार आत्मा का मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत है, किंतु वह जखन ध्वन्यात्मक भ मुंह से प्रकट हो छे तो ओकरा भाषा के संज्ञा देल जाइत अछि। अब देखिए दो आखिर किताब में इसी को घुमा फिरा दिया है और गलत डेफिनेशन कर दिया। अब देखिए क्या लिखा है दो आखिर किताब में, प्लेटो सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में कहने थे जे विचार और भाषा में थोड़ेक अंतर अछि। विचार आत्मा के मुख और अध्वन्यात्मक भ के ठोर पर प्रकट होते अछि। देख रहे विचार आत्मा के मुख और ध्वन्यात्मक बातचीत होते अछि। ये डेफिनेशन ये क्लियर नहीं हो रहा है दो आखिर किताब में। विचार आत्मा के मुख और ध्वन्यात्मक भ के ठोर पर प्रकट होते अछि। हाँ, तो दो आखिर के जो लेखक है वे शॉर्ट करने में डेफिनेशन को पूरा गलत ही कर दिया है, इसका कोई मीनिंग ही नहीं आ रहा है। विचार आत्मा के मुख और अध्वन्यात्मक भ के ठोर पर प्रकट होइत अछि तो भाषा के संज्ञा प्रदान करैत छी। इसलिए ये डेफिनेशन सोफिस्ट जो इस बुक में दिया गया है इसको नहीं याद रखना है। ये जो है ये भी एकदम क्लियर नहीं हो रहा है, जखन विचार ध्वन्यात्मक, यहाँ से स्टार्ट नहीं करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। ये जो डेफिनेशन प्लेटो का दिया है, जो विचार आत्मा के मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत अछि, किंतु वह जखन ध्वन्यात्मक भ मुंह से प्रकट हो छै तो ओकरा भाषा के संज्ञा देल जाय। दो आखिर से इसमें एक चीज ले सकते हैं, जो प्लेटो सोफिस्ट में विचार और भाषा के संबंध में कहने छथि जे विचार और भाषा में थोड़ेक अंतर अछि।
यहां तक इस दो आखर किताब से ले लेते हैं, और बाकी जो है डेफिनेशन इस किताब से उठा लेते हैं। जो विचार आत्माक मुख या अध्वन्यात्मक बातचीत अछि, किंतु वह जखन ध्वन्यात्मक भ मुंह से प्रकट होइत तो ओकरा भाषाक संज्ञा देल जाय। तो ये हमारा कंप्लीट, और एग्जाम में लिखेंगे तो अच्छा, जो भी कॉपी चेक करेगा उसको भी अच्छा लगेगा। ये जो नोट्स वाला डेफिनेशन है ये आधा है, हाँ, दो आखर में जो है वो मिक्स करके गलत कर दिया है। लेकिन जब दो आखर और देवेंद्रनाथ शर्मा, ये धीरेन्द्र नाथ मिश्रा वाला किताब को मिक्स कर देंगे तो हमको प्लेटो वाला भी डेफिनेशन समझ में आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ डॉक्टर रमानाथ झा का डेफिनेशन देखते हैं। अब यहाँ डॉक्टर रमानाथ झा देखिए, अभी जैसे प्लेटो ये हमारे मिथिला के नहीं थे, ये श्वेत महोदय मिथिला के नहीं है, देवेंद्रनाथ शर्मा हिंदी के विद्वान है, एस गार्डनर फॉरेनर है। अब इसमें केवल रमानाथ झा जो है ये हमारे मैथिली के बहुत बड़े विद्वान हैं। हाँ, इसलिए हम अपना एक मैथिली के जो विद्वान है उनका भी डेफिनेशन देना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम सारा डेफिनेशन दूसरे ही भाषाविद का दे रहे हैं तो ये भी तो सही नहीं है। तो इसमें देखिए रमानाथ बाबू ने क्या डेफिनेशन दिया है, इसलिए एक डेफिनेशन मैथिली के विद्वान का भी रख लेते हैं। साहित्यिक शरीर थिक भाषा, जे संवेगात्मक अनुभूति जकरा साहित्य शास्त्र में रसक आख्या कहल जाइत अछि के माध्यम अछि। अब देखिए इसमें क्या डेफिनेशन दिया गया है। साहित्यिक शरीर थिक भाषा, संवेगात्मक अनुभूति जकरा साहित्य शास्त्र में रसक आख्या कहल गेल अछि, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होइत अछि। ये प्रबंध संग्रह किताब बीपीएससी के सिलेबस में है, पहला ही आप निकालिएगा। प्रबंध संग्रह का जो पहला ही पेज है उसमें फर्स्ट पे जो प्रबंध संग्रह में 5-6 कहाँ 5-6 निबंध है मैथिली से रिलेटेड उसी में जो भाषा का जो डिस्कशन किया गया, जो भाषा क्या होता है, तो पहला ही टॉपिक है रमानाथ झा का, उसका जो पहला पेज है उसी में ये डेफिनेशन दिया गया है। नीचे में देखिएगा, पहला पेज के नीचे वाला पोर्शन में दिया गया है जो साहित्यिक शरीर थिक भाषा, संवेगात्मक अनुभूति जकरा साहित्य शास्त्र में रसक आख्या कहल गेल अछि, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होती है। इसको समझना थोड़ा जरूरी है, इसको हम समझा भी देते हैं। साहित्य जैसे यही साहित्य है, एक और शब्द था वांग्मय और साहित्य। वांग्मय एक बड़ा सेट है, उसमें एक छोटा सा सेट साहित्य है। अब जैसे गणित का भी किताब देखते हैं, वो साहित्य नहीं है, वो शास्त्र है। हाँ, उसमें केवल इंफॉर्मेशन है, वो समाज के लिए हितकर नहीं है। लेकिन साहित्य जो होता है वो समाज के लिए हितकर होता है। बहुत सारा किताब, बहुत सारा मैगजीन आता है जो समाज के लिए हितकर नहीं है, उसको हम साहित्य नहीं बोलेंगे। बहुत सारा होता है, आप लोग को पता है, बहुत सारा केवल होता है जो एक विशेष वर्ग का आदमी विशेष समय पढ़ता है, उसको हम साहित्य नहीं बोलते। साहित्य का अपना एक क्राइटेरिया है, एक किताब को ये फुलफिल करना होगा। जैसे हम फिजिक्स मैथमेटिक्स की किताब को साहित्य नहीं बोल सकते हैं। अब एक ऐसा शब्द चाहिए जो साहित्य शास्त्र जो है उस सब को मिला ले, उसको वांग्मय कहते हैं। तो जैसे हम बोलते भी हैं तो मैथिली वांग्मय को भी आप सुनते होंगे, तो वांग्मय, तो मैथिली वांग्मय शब्द को समझिए, साहित्य शब्द को समझिए, शास्त्र शब्द को समझिए, हमारा ये समझाने की कोशिश है। तो साहित्य, अभी हम लोग साहित्य की बात करें तो साहित्य का शरीर, साहित्यिक शरीर थी भाषा। जब भी कोई साहित्य हम देखते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं, शब्द देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, वही तो भाषा है। इसलिए कहा गया साहित्यिक शरीर थी भाषा। जैसे हम आप ही किसी आदमी को देखते तो क्या दिखता है, उसका शरीर दिखता है, उस आदमी का पूरा पर्सनैलिटी नहीं दिखता है हमको, वो आदमी कैसा है ये हमको पता नहीं चलता, तो उसका शरीर ही दिखता है। तो साहित्य जब हम देखते हैं तो क्या दिखता है, भाषा दिखता है। जो दिखता है वो शरीर कहलाता है। उसी आधार पर जो साहित्यिक शरीर थी भाषा। यहां तक मुझे लगता है क्लियर है। संवेगात्मक अनुभूति जकरा साहित्य शास्त्र में रसक आख्या कहल गेल अछि, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होते अछि। अब देखिए इस डेफिनेशन को, इस सेंटेंस को दो भाग में बांटते हैं। संवेगात्मक अनुभूति भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होते अछि, ये पहले समझिए। इसी को दूसरा से रस जो है भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। इसी सेंटेंस को दो भाग में बांटते हैं।
जो रमानाथ बाबू क्या कहते हैं, संवेगात्मक अनुभूति भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होता है, या रस जो है भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होता है। अब यहाँ पे दो शब्द है, रस क्या होता है ये समझना जरूरी है, और उससे भी पहले ये जरूरी है हम साहित्य पढ़ते क्यों हैं, फिल्म देखते क्यों हैं। फिल्म जैसे कोई आदमी क्यों देखता है, उसको मजा आता है। साहित्य पढ़ने से मजा आता है, ये मजा क्या है, ये मजा ही जो है ना साहित्य शास्त्र में रस कहा जाता है। जिससे आपको विभिन्न प्रकार का साहित्य पढ़ के विभिन्न प्रकार का मजा आएगा। जिसको मान लीजिए कोई श्रृंगारिक पद है, हाँ, उसको पढ़िएगा तो एक अलग आएगा, रामायण को पढ़िएगा एक अलग फीलिंग आएगा, हिस्ट्री का किताब पढ़िएगा एक अलग फीलिंग आएगा। तो साहित्य में, साहित्य शास्त्र में 11 रस माना गया है। कोई कोई 10 9 भी बोल सकता है, कोई कोई 10 भी बोल सकता है, लेकिन आप बोलिए 11 रस। नाटक में 10 रस बोला गया है, जैसे रस का नाम बता देते हैं अभी छोटा सा। जैसे श्रृंगार रस होता है, हास्य रस होता है, वीर रस होता है। उसके बाद आपको क्या कहते हैं, श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, शांत रस, इस तरीके से 11 रस का जिक्र है। तो भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य पढ़ के आपको भिन्न भिन्न प्रकार का रस मिलता है। भिन्न भिन्न प्रकार का, जैसे आप देखते हैं ना हॉरर मूवी कोई है, कोई थ्रिलर मूवी है, कोई रोमांटिक मूवी है, तो ये सब रोमांटिक थ्रिलर क्या है, एक रस है। इस टाइप का मूवी देखेगा तो आपके शरीर में ऐसा रस प्रभावित होगा, ऐसा मजा आने लगेगा। तो ये तो हो गया फिल्म देखने का। उसी टाइप का साहित्य भी होता है, जो कहते हैं ना हॉरर स्टोरी है, रोमांटिक स्टोरी है, आध्यात्मिक स्टोरी है। तो ये सब क्या है, ये सब रस ही कहलाता है। तो ये सब रस कैसे प्राप्त होता है, साहित्य पढ़ के। पहले तो साहित्य ही था, फिल्म तो आजकल आने लगा है ना। तो रमानाथ बाबू जो है ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं, जो हम लोग जो है रस की प्राप्ति के लिए साहित्य पढ़ते हैं, और ये जो रस प्राप्त होता है भाषा के माध्यम से ही होता है। हमें लग रहा है मोटा मोटी समझ में आ गया है, और किसी नेक्स्ट वीडियो में आपको हम और रस के बारे में समझाएंगे। तो यहाँ पे यही दिया गया, साहित्यिक शरीर थिक भाषा और संवेगात्मक अनुभूति जकरा साहित्य शास्त्र में रसक आख्या कहल गेल अछि, भाषा के माध्यम से अभिव्यक्त होइत अछि। तो ये भी एक डेफिनेशन हो गया आपको, ये भी डेफिनेशन आप रट लीजिए यहाँ पर। ये भी बात हम आपको डिस्कस कर दीजिए, भाषा विज्ञान मात्र सार्थक और शब्द निर्माण में सहायक ध्वनि के भाषा के परिधि के अंतर्गत मानित अछि। ये भी हो गया भाषा का डेफिनेशन भी 5-6 बता दिए। अब इसको ट्रिक भी थोड़ा याद करने का बताते हैं। जो एएच गार्डनर, गार्डनर मतलब क्या, कोई गार्डन में है, अब कोई गार्डन में जाके क्या करता है, विचार करता है, विचार ही करता है ना जी, ऐसा होता वैसा होता। तो इसको आप याद रखने का ये तरीका यहाँ पर थोड़ा सा हेल्प हो सकता है। जो विचारक, गार्डनर से आप विचार शब्द को पकड़िएगा। गार्डनर का जो डेफिनेशन है उसको याद रखने का तरीका यही है जी, विचार। तो विचारक अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति ध्वनि समूहक व्यवहार के भाषा कहल जाती है। जैसे ही गार्डनर आए तो पहला शब्द आ नहीं चाहिए विचार। आप गार्डन में घूम रहे हैं, आपके मन में कुछ कुछ विचार आता है, ये एक ट्रिक है याद करने का। आप कुछ भी ट्रिक बना सकते हो, हमारा ये ट्रिक है कि इसको कैसे याद रखना है। तो विचारक अभिव्यक्ति के लिए व्यक्ति ध्वनि समूह व्यवहार के भाषा कहल जाती है, विचार। अब देवेंद्र नाथ शर्मा, आपको एक था, हम लोग पढ़े हैं देवेंद्र नाथ शर्मा, जो इनका जो है रविन्द्रनाथ टैगोर के पिताजी, इनका नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था, देवेंद्रनाथ टैगोर। तो वो लोग बहुत ही उच्च कुल से थे, बहुत पढ़े लिखे थे, तो वहीं से उच्चरित शब्द को आप पकड़ लीजिए। कोरिलेट कर रहे हैं, याद रखने के लिए रिटेन करने का ये तरीका है। जो प्रोफेसर देवेंद्रनाथ शर्मा के अनुसार उच्चरित ध्वनि संकेतक सहायता से भाव या विचारक पूर्ण अभिव्यक्ति भाषा थी। इसका ट्रिक जो हो गया उच्चरित, उच्चरित से आपको याद रखना होगा। देवेंद्रनाथ शर्मा के बारे में लिख रहे हैं। स्वेटक, स्वेटक मतलब स्वीट, स्वीट कहते हैं ना, स्वीट आवाज है, तो स्वीट मतलब ध्वनि। इसका पहला शब्द आपको पकड़ना, ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा विचार का प्रकट करो स भाषा, ठीक, ध्वन्यात्मक शब्द द्वारा। तो स्वीट का जो डेफिनेशन याद रखने के लिए ध्वनि, जो स्वीट ध्वनि, तो इसका पहला शब्द जो है ध्वन्यात्मक। देवेंद्रनाथ शर्मा का उच्च, उच्च शब्द याद रखना है। गार्डन में विचार को याद रखना है। विचारक अभिव्यक्ति के लिए व्यक्त ध्वनि ध्वनि समूह क्या भाषा कहल जाते हैं।
ये प्लेटो का तो विचार और भाषा का दो डेफिनेशन ही दे दिया है, तो ये भी आप रख सकते हो। रमानाथ बाबू का डेफिनेशन तो और लंबा हो गया है। जो साहित्यिक शरीर ठीक भाषा संवेगात्मक अनुभूति जकरा साहित्य शास्त्र में रसक आख्या प्राप्त हुई भाषा के माध्यम से प्राप्त होते हैं। तो दो चार बार आप याद लिखोगे, याद करोगे, आपको ये डेफिनेशन भी याद हो जाएगा। और ट्रिक के लिए भी थोड़ा सा बता दिए। ये ध्वन्यात्मक मतलब स्वेट, देवेंद्र नाथ शर्मा का उच्चरित, गार्डन में घूम रहे तो वहां पर विचार किया, ये डेफिनेशन हो गया। उसके बाद आपको भाषा का जो आप पॉइंट सब था ये बता दिए। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, भाषा का परिभाषा, इसमें अब स्वरूप है, महत्व और वैशिष्ट, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी परिभाषा ही केवल किया है। तो ये और भी अगर डेफिनेशन याद करना होगा तो ये देवेंद्र नाथ शर्मा का किताब ले लीजिए, ये करे धीरेन्द्र नाथ मिश्रा का किताब ले लीजिए। इसमें आपको ग्रुप में भी अवेलेबल है, 25-26 जितना भी डेफिनेशन याद करना है याद कर सकते हैं आप। दो आखर में तो 5-6 ही डेफिनेशन दिया गया है, उसको भी याद कर सकते हैं आप। कुछ पॉइंट जो है एक्स्ट्रा जो हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ये लास्ट ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो भाषा का जो होता है ना प्रकृति के बारे में, भाषा का प्रकृति, ये वाला पॉइंट आपको हम डिस्कस कर दें। उससे पहले दो चार चीज जो भाषा का डेफिनेशन में हमको याद रखना है। जो भाषा विचार अभिव्यक्ति की एक साधन है, हाँ ये याद रख सकते हैं। भाषा में 5 बातें होती है, क्या क्या बातें हैं? उच्चरित, व्यक्त, सार्थक होना चाहिए, वर्ग विशेष के लिए होता है, व्यवस्थित होता है, और भाषा शास्त्र में उच्चरित भाषा पर भी विचार करते हैं, ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो एक बात जो है यहाँ पर भाषा की प्रकृति में, इसमें 2 चीज कहा जाता है। भाषा का 2 आधार होता है, एक होता है मानसिक और दूसरा होता है भौतिक। पहले समझ लेते हैं मानसिक और भौतिक क्या आधार दिया गया, फिर इसको भी पढ़ेंगे। मान लेते हैं हम अभी कुछ बोल रहे हैं, कि मुंह से आवाज आ रहा है, लेकिन मन में सोच रहे हैं तब ना बोल रहे। ऑटोमेटिक तो ऐसा नहीं है जो बिना सोचे हुए बोल रहे हैं। अभी हम आपसे जो बातचीत कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं। हम अभी हिस्ट्री का बात क्यों नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ पॉलिटी का बात क्यों नहीं कर रहे, इकोनॉमिक्स का बात क्यों नहीं कर रहे हैं? हमारे मन में तो ये बात है, लेकिन हमको मालूम है जो अभी हमको किस टॉपिक पे बात करना है। तो ये डिसीजन कौन ले रहा है? ये मन मेरा जो है डिसीजन ले रहा है। और उसके बाद मेरा पहले मानसिक लेवल पर हम सोच रहे हैं हमको क्या बोलना है, उसके बाद फिर भौतिक लेवल पर जो मेरा मुंह है, मेरा जीभ है, मेरा दांत है, ये उस विचार को प्रकट कर रहा है उच्चरित करके। तो यही 2 बातें कहलाता है। भाषा 2 लेवल पर होता है, मानसिक और भौतिक। बिना सोचे हुए हम नहीं बोल सकते, हम अपने भौतिक जो है अंग का यूज करके हम सोचेंगे, जो बोलने नहीं हो पाएगा। अब मान लीजिए चाइनीज भाषा है, चाइनीज भाषा के लिए भी हमारे पास भौतिक अंग तो है ही, मुंह, कान, नाक, दांत सब है, लेकिन मानसिक लेवल पर हमारे पास नहीं है। हम मन में सोच नहीं पा रहे हैं चाइनीज में क्या बोले, जापानीज में क्या बोले। मानसिक लेवल पर हमारा जो मन जो है, हम केवल हिंदी, मैथिली, इंग्लिश में ही सोच पा रहे हैं। तो यही भाषा का मानसिक लेवल है। और भौतिक क्या हो गया, जिसमें अंग है, ध्वनि जिससे हम प्रकट करते हैं, यही बात को तो यहाँ पर समझाने की कोशिश किया गया है। जो भाषा का 2 लेवल होता है, एक होता है मानसिक, दूसरा होता है भौतिक। अब इसको देखिए इस मैप के द्वारा कैसे होता है, फिर पढ़ेंगे। कोई आदमी है, उसके मन में कुछ सोचा, हाँ ये उसके बाद उसके मुंह से निकला, वो उच्चारण हुआ, दूसरे आदमी के कान में गया, आप लोग के कान में जा रहा है, आप उसको सुन रहे हैं, सुनने के बाद अपने मन में अर्थ लगा रहे हैं। हाँ, जो श्रोता का मतलब क्या होता है, वक्ता का मतलब क्या होता है, केवल कान तक ही सुनने का काम कंप्लीट नहीं होता, आपके मन में वो बात जो है वो एनालाइज होता है। हाँ, तो इसी का काम है। तो मानसिक, हम्म, अब 2 आधार समझ में आ गया, जो मानसिक और भौतिक क्या होता है, इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं। भाषा पागलपन नहीं होता है, भाषा व्यवस्थित और सार्थक होता है। यह व्यवस्था और अर्थ कहाँ से आता है? सिर्फ ही उत्तर मिलेगा मन और मस्तिष्क से। जो भाषा को व्यवस्थित कौन करता है? मन और मस्तिष्क। तो क्या भाषा मन में ही स्थित रहता है? तो उत्तर मिलेगा नहीं, उच्चरित होकर प्रत्यक्ष होता है, कानों के द्वारा इसका आभास होता है। तो मानसिक और भौतिक पढ़ लेते हैं। मानसिक आधार सोचने, व्यवस्थित करने, अवसरा अनुकूल बनाने आदि में भाषा का पोषक होता है। तो भाषा जो है मानसिक आधार पर पहले हम सोचते हैं, फिर उसको व्यवस्थित करते हैं,
और फिर अवसरानुकूल। अभी जैसे हमको भाषा को हम का डिस्कशन करें तो भाषा का ही बारे में पढ़ रहे हैं हम, अभी अकबर बीरबल के बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, अवसरानुकूल बनाने की बनाने आदि में भाषा का पोषक होता है। अब भौतिक वे ध्वनि है जो कान के द्वारा ग्रहण की जाती है। हाँ, अब इसमें क्या है, कान के द्वारा आप सुन रहे हैं। बिना सोचे बोलना पागलपन है, बिना बोले भाषा बेकार है। तो अगर हम बोल नहीं पा रहे हैं अर्थात भौतिक नहीं यूज करें, केवल मानसिक लेवल पर ही है, तो वे भी भाषा नहीं है। तो मानसिक और भौतिक दोनों जरूरी है, यही कर रहा है। बिना सोचे बोलना पागलपन है, बिना बोले भाषा बेकार है। भाषा के लिए दोनों बातों की आवश्यकता है। जब तक ये दोनों बातें नहीं होंगी तब तक विचार विनिमय संभव नहीं होगा। जैसे मान लीजिए आप यहीं पर बैठे हुए हैं, आपके मन में बहुत अच्छी अच्छी बातें आ रही है, लेकिन आप बोलते नहीं हो, तो कोई भी आपको अच्छा वक्ता नहीं मानेगा। आप अच्छा वक्ता तभी माने जाइएगा जब आप मानसिक लेवल पर कुछ सोच सकते हो और अपने भौतिक अंगों से उसे प्रकट करके दूसरे तक पहुंचवा सकते हो, तभी आपको अच्छा वक्ता माना जाएगा। तभी माना जाएगा आपके पास भाषा पर अधिकार है। तो यही इसमें दिखाया गया। इसको ये समझिए, वक्ता के मन में कोई बात आई, उसने उसे व्यवस्थित कर मुख द्वारा उच्चरित किया, श्रोता ने कान द्वारा उस ध्वनि को ग्रहण किया, और श्रोता के मन ने इष्टार्थ का ग्रहण किया। तो यही हुआ, थोड़ा सा समझने के लिए। इस वीडियो में हम लोगों ने भाषा का डेफिनेशन जो है और कुछ कुछ जो माइन्यूट बातें हैं वो डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट में भाषा का डेफिनेशन के बाद हम लोग भाषा का महत्व, भाषा का विशिष्टता पे डिस्कशन करेंगे।